लीजिए भाभी, मूंग मीठा कीजिए। प्रकाश जी ने अपनी भाभी निर्मला जी को मिठाई देते हुए कहा। निर्मला जी मिठाई मुंह में रखकर बोली, देवर जी किस चीज की मिठाई बांटी जा रही है? लगता है अब की बार तो बेटा हुआ है देवरानी जी को। नहीं भाभी, बेटा नहीं, दूसरी भी लक्ष्मी ही आई है और उसके आने की खुशी में ही मिठाई बांट रहा हूं। प्रकाश जी ने खुश होकर अपनी भाभी से कहा। बेटी का नाम सुनकर निर्मला जी का मानो मुंह कड़वा हो गया हो, मानो उन्होंने मिठाई ना खाकर कुछ कड़वी बुरी चीज खा ली हो। वह एकदम मुंह बनाकर बोली, बेटी के होने की कौन मिठाई बांटता है, वह भी दूसरी भी बेटी होने की। मिठाई तो बेटों के होने की खुशी में बांटी जाती है। बेटियां तो शादी होकर ससुराल चली जाती है, बेटे ही तो वारिस होते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब देखो हमारे 2 बेटे हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा। निर्मला जी को अपने 2 बेटे होने पर बहुत घमंड था। उसी घमंड के आगे वह अपने देवर जी को नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन प्रकाश जी ने बुरा नहीं माना और कहा, कोई बात नहीं भाभी, मेरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो यही बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और यह कहकर अपने घर आ गए। उधर प्रकाश की पत्नी नीमा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। अब वह दोनों अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पालने लगे। उन्हें इतने प्यार से बेटियों की परवरिश करते देखकर निर्मला जी मुंह बनाती और कहती थी, देखो कितने लाड़ लड़ाए हैं जा रहे हैं। जितने भी लाड़ लड़ा लो, बेटे ही नाम रोशन करते हैं और बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटियों का क्या है, कितने ही नखरे उठाओ, लेकिन यह शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। नीमा तुम एक बार फिर से ट्राई लो, क्या पता आपकी बार बेटा हो जाए। तब नीमा उनकी बात सुनकर कहती, भाभी बेटा होना होता तो अब तक हो जाता, और वैसे भी मुझे तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत है। हम उनकी परवरिश करके ही अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। हम बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं मानते। नीमा का जवाब सुनकर निर्मला जी ने मुंह बनाकर कहा, जब यह बेटियां तुम्हें छोड़ के ससुराल चली जाएंगी, तब देखूंगी तुम दोनों को डोट। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मुझे अपने बहू बेटों में आराम करते देखकर तुम दोनों बहुत पछताओगे। इसी घमंड के चलते वह अपने बेटों को खुली छूट दे रही थी, ना उन्हें ढंग से पढ़ने के लिए कहती, और जो भी जायज नाजायज फरमाइश करते वह भी पूरी कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और नीमा ने अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपना जितना भी जुड़ा हुआ धन था, वह सब कुछ अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दिया। यह देखकर निर्मला जी और भी मुंह बना लेती और कहती, एक तो बेटियां, ऊपर से जो भी जमा पूंजी है वह भी सब कुछ बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बर्बाद कर रहे हो। अरे बेटियों को पढ़ाने से क्या फायदा, यह तो ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी, पीछे तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी रह जाओगे। इन्हें अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, क्यों इन्हें बेटियों के पीछे बर्बाद कर रहे हो? यह कौन सा कमाकर तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी? उनकी बातों पर ध्यान ना देकर दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों की परवरिश करने और उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार देने और पढ़ाने लिखाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। तब अपनी बातों का असर ना होते देखकर निर्मला जी चिढ़कर रह जाती और अपने बेटों की बड़ाई करने लगती, जो कि एकदम सरासर झूठ थी। वहीं निर्मला जी के बेटे अब नाजायज फरमाइशें पूरे होने की वजह से बिगड़ते जा रहे थे, उनके हाथों से निकलते जा रहे थे। दोनों बेटों में जुए, शराब और सट्टेबाजी की ऐसी बुरी लत लग गई थी कि उससे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था। आए दिन उनकी स्कूल में से शिकायतें आने लगी कि वह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। निर्मला जी के पति मोहन जी उन्हें समझाते तो निर्मला जी बीच में आ जाती और कहती, अजी क्या हो गया फिर, बच्चे ही तो है, बच्चे तो इतनी छोटी मोटी हरकत करते ही हैं, आप क्यों हर वक्त मेरे बच्चों को डांटते रहते हैं? देखना एक दिन यही हमारा नाम रोशन करेंगे। तब मोहन जी चिढ़कर बोलते, नाम तो यह रोशन करेंगे, लेकिन अच्छे कामों से नहीं बुरे कामों से करेंगे। अभी ये हर किसी से बदतमीजी से बहुत बात करते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अभी से ही ना जाने कौन कौन से ऐब इन्होंने शुरू कर दिए हैं। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, अगर इनका यही हाल रहा तो देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। लेकिन निर्मला जी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और बच्चों का पक्ष लेती रहती। नतीजा यह हुआ कि दोनों बेटे हाथ से निकल गए। एक दिन छोटा बेटा अपने ही कॉलेज की एक लड़की को लेकर भाग गया, जो कि दूसरी बिरादरी की थी। लड़की के घर वालों ने प्रमिला जी का जीना हराम कर रखा था कि उन्हें उनकी बेटी चाहिए, वह भी किसी भी कीमत पर। निर्मला जी का सारा तेजपन रफू चक्कर हो गया
और वही निर्मला जी सर झुकाए खड़ी रहती। अब उनसे कोई जवाब ना बनता। उधर मोहन और उनका बड़ा बेटा मयंक दोनों मिलकर छोटे बेटे रचित को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उसका कहीं से कोई पता ना था। अपना काम छोड़कर वह उसे ढूंढने में लगे हुए थे। इन सभी में जो पैसा लग रहा था सो अलग, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अंत में थक हार कर बैठ गए और लड़की वालों से कहा, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब आप कोशिश करके देख लीजिए, हमें तो वह नहीं मिल रहे हैं। अंत में पुलिस स्टेशन में बहुत सारी रिश्वत देकर मामला रफा दफा कराया। जो भी उनकी जोड़ जमा थी सब वहां खत्म हो गई। अब निर्मला जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब बड़े बेटे का रिश्ता होना भी भारी हो गया था। एक तो उसके अंदर शराब का ऐब था, ऊपर से घर में यह कलंक भी लग गया था कि उनका बेटा किसी की बेटी को लेकर भाग गया है। लेकिन अब निर्मला जी क्या कर सकती थी? जब बड़े बेटे मयंक का कहीं से रिश्ता नहीं हुआ, तब उसने भी अपने ही साथ काम करने वाली किसी दूसरी बिरादरी की लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो प्रमिला जी के सारे सपनों, सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। छोटा बेटा तो बिल्कुल ही आंखों से दूर चला गया था। अपने बेटों की शादी देखने की जो उनकी तमन्ना थी, बड़े बेटे ने वह भी खत्म कर दी थी। इसी वजह से निर्मला जी बहू को अपना नहीं पा रही थी। एक तो वह दूसरी बिरादरी की थी, ऊपर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। उसे हर समय जली कटी बातें सुना देती थी। आखिरकार मयंक की बीवी तंग आकर मयंक से कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी माँ तो मुझे हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है, और ऊपर से कोई मोहल्ले वाली आती है तो वह भी मुझसे इसी बात को कहती है कि इनका बेटा तो किसी की लड़की को लेकर भाग गया। बस बहुत हुआ, मैं अब इतने बदनाम घर में नहीं रहना चाहती। मुझे अगर तुम्हें रखना है तो अलग लेकर रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। पंकज भी क्या करता? एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, ऊपर से वह भी छोड़कर जाने को कह रही थी। परिणाम ये हुआ कि पंकज अलग किराए के घर में रहने चला गया, और अब निर्मला जी और मोहन जी अकेले रह गए। उनकी दुख बीमारी देखने वाला कोई नहीं था। उधर दूसरी तरफ प्रकाश और नीमा की दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक तो डॉक्टर बन गई और दूसरी बेटी इंजीनियर। दोनों बेटियों ने मिलकर घर को पहले से अच्छा बना दिया था। प्रकाश और नीमा ने अच्छे घर देखकर दोनों बेटियों की शादी वहां कर दी। अब दोनों बेटियां इतनी पढ़ी लिखी और इतना कमाने वाली थी कि दोनों लड़कों के घर वालों ने दहेज लेने से भी मना कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने घर में खुश रह रही थी और बारी बारी आकर माँ बाप की देखभाल और सेवा भी करती थी। एक दिन नीमा से उनकी पुरानी पड़ोसन मिलने आई और उसने निर्मला जी के सारे हालचाल बताएं और बताया कि निर्मला जी की हालत बहुत खराब है, कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं है। बेचारे मोहन भाई बुढ़ापे में इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढते फिरते हैं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी करते थे तो पेंशन का भी कोई जुगाड़ ना था, और अब उन्हें इस उम्र में कौन नौकरी देगा। उनके हालात बहुत बुरे हो गए हैं। सारी जमा पूंजी बेटों के ऊपर लुटा दी। अब बस रहने के लिए सिर्फ एक घर ही बचा है, जिसे उन्होंने आधा किराए पर दे दिया है। उसी से अपना घर चला रहे हैं। जब नीमा और प्रकाश ने अपने भैया भाभी की यह हालत सुनी तो उन दोनों से रहा नहीं गया और वह दोनों उनसे मिलने चले आए। उन दोनों की हालत देखकर उनको बहुत दुख हुआ। नीमा को देखकर प्रमिला जी की आंखें झुक गई, क्योंकि नीमा ने बड़ी ही अच्छी और कीमती साड़ी पहनी हुई थी और वह अपनी गाड़ी से ही उनके घर आए थे। जिन बेटों के घमंड में निर्मला जी प्रकाश और नीमा को बेटियों होने का ताना देती थी और उन्हें चिढ़ाती थी, जली कटी सुनाती थी, आज उन्हीं बेटियों ने उन्हें किस बुलंदी पर पहुंचा दिया था। निर्मला जी अपने जिन बेटों पर नाज करती थी, घमंड करती थी, उन्हीं बेटों ने उन्हें ऐसे बेइज्जती के दलदल पहुंचा दिया था। आज उन्हें अपनी बातें याद आ रही थी, इसलिए उनकी नजर नीमा से नहीं मिल रही थी। निर्मला जी ने उन्हें कितने ताने दिए, लेकिन फिर भी नीमा ने उनके हालचाल पूछे और अपने साथ वह जो खाना लेकर आई थी वह उन्हें खिलाकर उनसे पूछा, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो वह बेझिझक बता सकती हैं। तब निर्मला जी बोली, नीमा मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, और मैं जिन बेटों के ऊपर घमंड करती थी, आज उन्हीं बेटों ने देखो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जो अपनी बेटों पर घमंड करती थी कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, सहारा तो छोड़ो, उन्होंने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। और जिन बेटियों को मैं कहा करती थी कि यह तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी, आज वही बेटियां देखो
तुम्हारा सहारा बने खड़ी हैं। तुमने सही कहा था कि बेटियां भी सहारा हो सकती है। आज यह बात मेरी समझ में आ गई। ये कैसी बात कर रही हो आप भाभी? आप हमारी बड़ी है। आप हमसे माफी मांगकर हमें पाप का भागी मत बनाइए। बड़े तो आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। और पिछली बातें जो हुई उन सबको भूल जाइए। और अब से आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बिना झिझके बताइएगा। जब तक हम हैं तब तक आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद नीमा ने अपनी बेटियों से कहकर मोहन जी के लिए घर से थोड़ी ही दूर पर एक मेडिकल की दुकान में 15,000 महीने की नौकरी का इंतजाम करवा दिया, जिससे उनकी जिंदगी भी अब आराम से कट रही थी। इसलिए दोस्तों, हर परिवार के लिए जितने जरूरी बेटे हैं उतने ही जरूरी बेटियां भी हैं। आज के दौर में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।